हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं। और ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये आपके खुद के करने के लिए है आपके दिमाग लड़ाने के लिए है कि भाई थोड़ा सा टाइम इस पर स्पेंड करना। और फिर भी अगर थोड़ा भी रत्ती भर भी डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 बार ट्राई करने के बाद इसे डेफिनेटली देख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं क्वेश्चंस तो ट्राई करके आओ, और अगर ट्राई किए हैं तो जिन जिन में भी डाउट है तो चलिए प्रोसीड करते हैं, फिर वो वाले देख लो आप। 9 √x इज इक्वल टू √12 प्लस √147। तो देखो भाई ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। √12 को हम लिख सकते हैं कैसे, 4 × 3। तो ये 4 जब सोल्व होएगा रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 √3 प्लस। अब 147 देखते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई 21 7 47। आपको 25 तक टेबल याद करने के लिए मैंने बोला है, और 21 को देखते ही हमें ये पता लग जाता है कि 21 है 7 × 3। तो यानी कि रूट के अंदर हमारे पास 2 तो 7 हैं और एक 3 है। तो 2 7 जब सोल्व होकर बाहर निकलेंगे, रूट के बाहर एक ही निकलता है, तो ये हो गया 7 √3। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है 9 √x, और राइट हैंड साइड पर क्या हो गया, 7 और 2 9 √3। तो यहाँ पर हो गया भाई 9 √3, 7 और 2 9। तो देखो भाई अब सिंपली हम इनकी तरफ देखकर ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ जहाँ पर x है यहाँ पर एग्जैक्टली 3 रखा हुआ है, यानी कि x इज इक्वल टू 3। मतलब ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि भाई दोनों तरफ से 9 काटा, दोनों तरफ स्क्वायर किया, फिर x इज इक्वल टू 3, जस्ट देखते ही हमें पता लग जाता है। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन बी। इफ a एंड b आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज। तो देखो भाई यहाँ पर आपको क्या टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ ना कि भाई a√2 प्लस b√3 प्लस 5 इज इक्वल टू 4√2 प्लस 3√3 प्लस 5, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई a और b की वैल्यूज क्या है। तो देखो यहाँ पर √2 के मल्टीप्लीकेशन में जो चीज़ है वो a है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर √2 के मल्टीप्लीकेशन में जो चीज़ है वो 4 है। तो यानी कि a कोरस्पॉन्ड्स टू 4। a की जो वैल्यू लेफ्ट हैंड, a जिस जगह को घेरे हुए लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब कि √2 का कोएफिशिएंट वो वहां पर 4 है, तो a इज इक्वल टू 4। आपको बिल्कुल लॉजिकल लग रहा होगा, और ये लॉजिकल है भी। और यहाँ पर √3b का कोएफिशिएंट क्या है, b, और यहाँ पर क्या है 3। तो यानी कि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर अगर मैं कर देता जी c, तो c इज इक्वल टू फिर क्या हो जाता, c इज इक्वल टू हो जाता जी 5, क्योंकि कांस्टेंट वाला टर्म है। तो बस इसी चीज़ को कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यूज़ कर लेता है, आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो दोनों साइड देखो, यहाँ पर एक तो √2 वाला टर्म मिलेगा आपको दोनों साइड, और √2 के अलावा एक ऐसा टर्म मिलेगा जिसके अंदर √2 है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो √2 है नहीं वो टर्म 3 है, और यहाँ पर वो टर्म क्या है, यहाँ पर वो टर्म है a। तो यहाँ पर देखकर सीधा सीधा पता लग रहा है कि a इज इक्वल टू 3। और जब आप √2 वाले टर्म को देखते हो तो यहाँ पर आपको पता लगता है कि भाई √2 वाला टर्म यहाँ पर है b, है ना, और यहाँ पर है a-1, यानी कि ये जो b है ये a-1 के बराबर है, यानी कि b क्या है, a से एक कम है, a-1 है b। तो a की वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, a-1 यानी कि 2। तो a और b दोनों की वैल्यू जस्ट देखकर हम पता लगा सकते हैं। और उसके बाद एग्जामिनर ने क्या पूछा है, a प्लस b यानी कि 3 + 2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो फिर से उसी तरह का क्वेश्चन दिया है जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन उसने आपको दिया है कि भाई √7 का यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट है, √7 वाला टर्म है, और यहाँ पर एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर √7 नहीं है। तो देखो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखो भाई रैशनलाइजेशन तो आपको अब आता होगा, इससे पहले आपने देखा है। सिंपली करना क्या होता है रैशनलाइजेशन में, साइन चेंज करके इसको ऊपर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा, √7 - 2, और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लिखना है। तो √7 का स्क्वायर तो 7 है, 7 और 2 का डिफरेंस मत लिख देना हड़बड़ाहट में, इन दोनों के स्क्वायर का लिखना होता है। और 2 का स्क्वायर है 4, तो 7 - 4 3, इन दोनों चीज़ों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो नीचे आ गया जी 3। तो एक बार ऊपर वाली चीज़ को सोल्व कर सकते हैं ना मेंटली, a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7, √7 का स्क्वायर इज 7। 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो 7 और 4 11, a² + b² होता है
11 और नीचे है भाई 3। अब आगे क्या होगा, -2ab, -2 इंटू 2 इंटू √7, -4√7, और राइट हैंड साइड पर क्या है, a√7 प्लस b। फिर आपको लगेगा कि भाई अभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो क्या करो, इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना। a माइनस बी बाई 3 का मतलब क्या होता है, a/3 माइनस b बाई 3। तो भाई इस 3 को इधर दो और इसको इधर दो, अब आप कंपेयर कर पाओगे। देखो √7 के बराबर में यहाँ पर a है, √7 से जो चीज़ मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर √7 से जो चीज़ मल्टीप्लाइड है साइन के साथ कंसीडर करेंगे, वो चीज़ क्या है, वो है -4/3, यानी कि a की वैल्यू आ गई -4/3। और √7 के अलावा वाला जो टर्म है वो यहाँ पर b है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भाई 11/3, यानी कि b की वैल्यू भी आ गई 11/3। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है b माइनस ए स्क्वेयर। तो भाई b माइनस ए स्क्वेयर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव है ना, तो 16/9 हो जाएगा भाई। तो अब यहाँ पर नीचे 9 है, यहाँ पर 3 है, तो मन ही मन में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33/9। तो 33 में से 16 गए 17/9, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। If 2x is equal to 3y is equal to 6 raised to 2 raised to power x is equal to 3 raised to power y is equal to 6 raised to power minus z, तो आपने ये चीज़ बतानी है। तो भाई आपको मैं कुछ हिंट दूंगा यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद फिर से ट्राई करना, इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं ना, फिर से एक बार ट्राई करना, आपको हिंट दूंगा। देखो भाई 2 raised to power x is equal to 3 raised to power y is equal to 6 raised to power minus z, तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो मैंने इनको मान लिया भाई k के इक्वल, ठीक है, किसी भी एक चीज़ के इक्वल आप मान सकते हो, मैंने इनको मान लिया k के इक्वल। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो अगर 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू k, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1/x, ऐसे पावर को अगर उस साइड भेजोगे तो 1/x हो जाएगा। अगर इस वे से समझ में नहीं आता है तो देखो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो ऐसे है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर सिर्फ 2 रहे, यहाँ पर सिर्फ 2 रहे, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी पावर को 1/x रेज कर दिया, इसकी पावर को भी 1/x रेज कर दिया। ऐसे तो कर सकते हैं ना, दोनों साइड दोनों चीज़ों की पावर 1/x इज इक्वल टू के दोनों साइड बराबर बिहेवियर कर रहे हैं। तो मैंने 1/x क्यों किया था, ऑन पर्पज़ किया था कि भाई x से x कट जाएगा, क्योंकि पावर्स तो मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, तो x से x कट गया तो 2 की पावर रह गई 1, मतलब कि 2, तो 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x। सिमिलरली आप क्या लिख पाओगे कि भाई 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x, यहाँ पर 3 की पावर y इज इक्वल टू k की पावर 1, तो 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y, ऐसे लिख सकते हो। जी हाँ, 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k, तो 6 इज इक्वल टू k की पावर -1/z, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो 2, 3 और 6 की वैल्यूज आपको मिल गई हैं। तो अब इन टर्म्स के बीच में, अब मैं हिंट दे रहा हूं कि इन तीनों टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या आप उस रिलेशन को पकड़ पाते हो, अगर पकड़ पाते हो तो वो अप्लाई कर दो आप। तो देखो भाई इनके बीच में रिलेशन क्या है कि अगर आप 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करते हो, उन दोनों की गुणा करते हो, तो आपको रिजल्ट मिलता है 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो अब आप एग्जैक्टली क्या करोगे, 2, 3 और 6 की जो वैल्यूज के और एक्स वाई जेड के टर्म्स में, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है भाई। तो 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x इंटू 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू k की पावर -1/z, ये चीज़ें लिख दी यहाँ पर। अब जब भी इस फॉर्म में चीज़ें हों, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, तो यहाँ पर k की पावर क्या हो जाएगी, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर -1/z। दोनों तरफ बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा, एग्जामिनर ने पूछा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यानी कि इसको भी इधर ले आओ, तो इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और आंसर आपको अब दिख ही गया होगा, इज इक्वल टू 0। तो देन आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो अगर आपने इस चीज़ को एज ए डाउट देखा है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया है, ताकि इसके आगे इसके इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो चलिए उनको करते हैं, उनको आप खुद करोगे, है यहाँ पर इसीलिए डिटेल में बताया है। तो एक बार ये ट्राई करो ज़रा। तो भाई एक चीज़ तो आपको पक्का पता लग गई होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे हमने अप्रोच करना है। 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर -y इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर z,
और एक दो बार इन क्वेश्चंस को कर लोगे उसके बाद इसको मेंटली भी कर सकते हैं। मैं मेंटली लिख सकता हूँ इनका रिलेशन, डायरेक्टली आंसर टिक कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक दो बार ऐसे बेसिक से करना पड़ता है। अब देखो हमें ये पता है कि भाई इज इक्वल टू के रख दिया मैंने इनको, तो 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू के, ये आपको पता है। तो 4 इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1/x, अब ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। देन 6, पिछले वाले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, 6 रेज टू पावर y ये भी के बराबर है, तो 6 इज इक्वल टू के रेज टू पावर -1/y, और ये जो 9 रेज टू पावर z है ये भी के बराबर है, तो 9 इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1/z। तो यहां तक तो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पहुंच जाओगे। तो फिर से वही पिछले क्वेश्चन की तरह आप ये देखो इन तीनों वैल्यूज में क्या रिलेशन है, इनमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहे हो? भाई 6 चौके 24, इसे तो बात बन नहीं रही, 9 छिके 54, इससे भी बात नहीं बन रही, 4 में 36 है, 36 और 6 में कोई रिलेशन है? पावर वाली रिलेशन है, 6 का स्क्वायर 36 है, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9 × 4 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। और इस तरह के क्वेश्चन में बिकॉज ये पावर्स के क्वेश्चन हैं तो आपको पावर वाली रिलेशन ढूंढनी है, अदरवाइज तो दुनिया भर की रिलेशन और बना सकते हैं हम, ठीक है। तो 9 × 4 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो चलो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 9 की जगह मैंने वैल्यू पुट की के की पावर 1/z। अब आपको एक बात तो पता ही है, देखो धीरे धीरे इन चीज़ों को छोटा करेंगे, धीरे धीरे काटेंगे। ये जो 9 है ये भी के की पावर की फॉर्म में है, और ये 4 है ये भी के की पावर की फॉर्म में है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो के की जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो के की पावर क्या हो जाएगी, 1/z + 1/x, है ना, दोनों का बेस के है, इज इक्वल टू इस साइड जो है 6 की पावर z, यहाँ पर 6 की पावर क्या थी भाई, 6 का स्क्वायर किया मैंने, हाँ यही तो, यहाँ पर -y है ना। तो ये देखो 6 इज इक्वल टू के की पावर -1/y, तो यहाँ पर के की पावर -1/y जो है, 6 की वैल्यू ये है ना, के की पावर -1/y, उसका स्क्वायर हो रखा है, तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो ना कि के की पावर -2/y, है ना। अब दोनों साइड बेस बराबर है, के की पावर है के की पावर है, तो पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं। तो भाई 1/z + 1/x इज इक्वल टू -2/y। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, 1/x 1/y और 1/z को एक तरफ करना है। तो ये जो -2/y है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1/y -2/y है ना। तो इस एक 1/y को उस साइड भेज दो, तो उस साइड क्या बन जाएगा, 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल टू -1/y, और आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। तो अब आपने क्या करना है, एक और क्वेश्चन ट्राई करना है इससे अगले वाला, ये खुद कोशिश करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आधा पैटर्न तो सेम है, बस थोड़ा सा एक रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है। तो देखो भाई करते हैं उसी बेसिक हिसाब से, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z इज इक्वल टू k। बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये आप पिछले क्वेश्चंस की जो नॉलेज है उसके हिसाब से इमेजिन कर सकते थे, इज इक्वल टू k है, और फिर डायरेक्टली ऐसे देख सकते थे कि 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x, 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y, और 12 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। अब भाई 2, 3 और 12 में कोई पावर वाला रिलेशन चाहिए, पावर में, क्यूब में, स्क्वायर में, कुछ इस तरह का, और फिर मल्टीप्लिकेशन में। तो भाई 3 दूनी 6, ऐसे मत बोलना 3 दूनी 6 दूनी 12 ना, वो पावर वाला थोड़ी है, 6 × 2 है, वो पावर्स में चाहिए मुझे, तभी बात बनेगी। तो एक काम कर सकते हो, अगर हम इस 2 का स्क्वायर करें तो आ जाएगा 4, 4 × 3 = 12, फिर इक्वेट कर सकते हैं। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई 2 का स्क्वायर × 3 इज इक्वल टू 12, 2, 3 और 12 की रिलेशन हो गई। तो यानी कि k की पावर 1/x, इसका स्क्वायर, तो पावर्स तो मल्टीप्लाई होती हैं, तो k की पावर 2/x हो जाएगी, इंटू k की पावर 1/y, 3 की वैल्यू, और 12 की वैल्यू है k की पावर 1/z। तो बेस सेम है इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2/x / 1/y इज इक्वल टू 1/z। तो भाई पावर्स को इक्वेट करते, बेस सेम है, ये लो भाई। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले उसने पूछा है 1/z - 1/y, यानी कि इस 1/y को उस साइड भेजो भाई, 1/z - 1/y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, 2/x, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 3 raised to power x - 3 raised to power x - 1 इज इक्वल टू 486, x इज इक्वल टू 1।
तो अगर कुछ भी यहाँ पर स्ट्राइक ना करे ना, तो सबसे सिंपल वे क्या है कि ऑप्शन चेक कर लो। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं 7 को। तो 3 की पावर 7 माइनस, तो अब 3 की पावर 7 आपको याद करने के लिए मैंने नहीं बोली है और याद भी नहीं की होगी, तो इसको छोड़ो। हम सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो 3 की पावर 7 भी नहीं बन रही बात, 3 की पावर 9 भी याद नहीं है ना, तो बाद में देखेंगे। 3 की पावर 5 याद है, तो एक बार ये देख लेते हैं। तो भाई 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 क्या होता है 243। उसमें से कुछ घटाएंगे, क्या घटाएंगे 3 की पावर समथिंग, तो 243 में से कुछ घटाओगे। अब 3 की कुछ पावर करोगे आप, 1 2 3 4, यहाँ पे तो 5 माइनस 1 4 करोगे, तो 3 की कुछ पावर करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो 243 में से कुछ घटाओगे तो 243 से बड़ा तो नहीं आ सकता ना, 486 तो नहीं आ सकता, ये बात तो क्लियर है। तो ऑप्शन सी नहीं होगा। स्टार्टिंग वाले दो हमने चेक नहीं किए, लेकिन ऑप्शन सी की तरफ देख के पता लग गया। अब 6 चेक करते हैं। तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 होती है 729, ये आपको याद होनी चाहिए। और 6 माइनस 1, 3 की पावर 5 होगी 243। तो 9 में से 3 गए 6, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 2 गए 4, और आंसर हो गया जी ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात, एक्चुअल क्वेश्चन है ये। अब देखो, अगर आपने ऐसे नहीं करना तो अपनी जो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर काम आएगी, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या कि 3 रेज़ टू पावर x का मतलब क्या है। 3 रेज़ टू पावर x का मतलब है कि 3 जो है वो हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है कितनी बार, x बार, है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 x बार, बिल्कुल बेसिक बात है। और अगली बार 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया है कितनी बार, x माइनस 1 बार। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर 3 जितनी बार भी है, x माइनस 1 बार है, यहाँ पर उससे एक ज़्यादा है, यहाँ पर उससे एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा बार 3 है। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ की वैल्यू ये है, x माइनस 1 बार की वैल्यू अगर ये डिब्बा है, तो यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर x माइनस 1 बार है, वहाँ पर x बार है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये इसकी जो भी वैल्यू है इंटू 3, इससे एक 3 एक्स्ट्रा है, इससे एक 3 एक्स्ट्रा है वहाँ पर। यहाँ पर x माइनस 1 बार 3 है, मतलब अगर इसकी वैल्यू मैं ये मान लूँगा ना, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू y, तो उसकी वैल्यू होएगी 3y। इससे एक 3 एक्स्ट्रा है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, एग्जैक्टली यही वाली चीज़ है, बस उसके अंदर एक बार इंटू 3 और कर दिया। तो समझ गए, 3 की पावर x माइनस 1 है और 3 की पावर x में किस चीज़ का फ़र्क है कि भाई 3 की पावर x माइनस 1 से 3 गुना होती है 3 की पावर x। 3 की पावर x क्या है, इससे 3 गुना है। तो इसको मैंने मान लिया क्या, 3y, और मैंने एग्जैक्टली इसको y मानना है, इसको मैंने क्या मान लिया, y। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 486। तो अब आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि 2y इज इक्वल टू 486, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। तो 2y इज इक्वल टू 486, तो y इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिये 6। तो अब देखो, इसकी वैल्यू मैंने क्या मानी थी, y मानी थी 243। तो अब 3 की कितनी पावर करूं कि 243 आ जाए, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, 3 की पावर 5 करें। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी पावर है जी 5। x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, देयर फॉर x इज इक्वल टू वट, x इज इक्वल टू 6। तो आंसर यहाँ पर आ गया ऑप्शन डी। ये कॉमन सेंस की बात है, मतलब कि बिल्कुल बेसिक्स आपके क्लियर हैं। तो एक बार ये और देखो भाई जरा, उसी तरह का क्वेश्चन है। इफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 320, ओके, देन द वैल्यू ऑफ n इज। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे क्या ही दिक्कत है, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो भाई n की जगह पर 6 रख रहे हैं, तो 2 रेज टू पावर 6 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 5 यानी कि 32 प्लस, अब 2 की पावर 7 यानी कि 128। तो यहाँ पर तो बात नहीं बन रही, तो भाई थोड़ा सा बड़ा चेक करते हैं, ठीक है, 6 से। उसके बाद मैं 7 चेक करता, लेकिन अगर आप 8 भी चेक करोगे तो देख लेते हैं कि भाई 2 की पावर 8 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 128 प्लस 2 की पावर 9। जैसे ही आप इसको देखोगे कि भाई 2 की पावर 9 तो 512 होती है, ये अकेली चीज़ ही 320 से ऊपर चली गई। तो देखो, जब हमने 6 पुट किया तो ये छोटा रह गया, छोटा रह गया। जब हमने 8 पुट किया तो ये बड़ा हो गया, यानी कि आंसर कहाँ पर है, 6 से छोटा 8 से बड़ा, यानी कि आंसर ऑप्शन डी 7 है। समझ में आ गई बात। देखो 7 भी चेक कर लेते हैं। तो 2 की पावर 7 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 6 64 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर 8 यानी कि 256। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 320 आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अब इसको बेसिक्स वाले वैसे भी कर सकते हो आप,
कैसे, देखो यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर 2 कितनी बार है, यहाँ पर है 2 n-1 बार, और यहाँ पर 2 है n+1 बार। ठीक है, तो इनका मतलब समझने की कोशिश करिएगा जरा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे कितनी बार लिखा है, n-1 बार, और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिखा है, n+1 बार। तो एक मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा लिखा है, कितना एक्स्ट्रा। देखो ये n की वैल्यू है, एक जगह लिखा है n-1 बार, n से एक कम बार, और एक जगह लिखा है n से एक ज़्यादा बार। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में 2 का फर्क हो गया, 2 का फर्क है। तो यहाँ पर 2 बार एक्स्ट्रा लिखा है, 2 बार एक्स्ट्रा। यहाँ पर जो चीज़ है एग्जैक्टली वो चीज़ लिखी है, उसके बाद 2 बार और 2 लिखा है। यानी कि अगर इस चीज़ की वैल्यू मैं मानता हूँ भाई y, तो इस चीज़ की वैल्यू क्या होगी, y इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4y। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4y। तो y प्लस 4y इज इक्वल टू 320। तो y प्लस 4y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 320। देयरफॉर y इज इक्वल टू 64। कैंसिल आउट किया है मैंने। तो और y किसकी वैल्यू, y मैंने इसकी वैल्यू मानी थी। तो y के लिए मतलब y इज इक्वल टू 64 के लिए 2 की पावर क्या करनी पड़ती है, 6। तो यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। तो आंसर इज ऑप्शन डी। और अगर आपको ये बेसिक बिल्कुल क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ, तो ये मतलब मेंटली देखकर इसका आंसर कर सकते हो, फिर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। एक बार करके देखो जैसे मैंने अभी ये बताया इससे मेंटली इसको, और पिछले वाले को भी करके देखना फिर। लेट क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस दिस दिस। देन यहाँ पर इसने क्या पूछे, ए की मिनिमम वैल्यू पूछी है कि भाई मतलब ए की मैक्सिमम वैल्यू किससे छोटा है किससे बड़ा है, ये चीज़ें। तो इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है देखना, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर एक बात को समझना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है मान लो 3 और यहाँ पर है जी 2। ठीक है, तो 3 को हम कैसे लिखते हैं, मैं क्यूब रूट की फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। 3 को हम लिखते हैं भाई क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, 3। तो क्यूब रूट ऑफ 26 है, इस 27 से थोड़ी सी कम होगी कहीं ना कहीं पर। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 26 2 और 3 के बीच में होगी और 3 से जस्ट पहले होगी। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर नंबर 7 को लेकर अगर मैं अंडरस्टैंडिंग बताऊं, तो क्यूब रूट ऑफ 7 क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ जो 8 है, 8 का क्यूब रूट वो एग्जैक्टली 2 के ऊपर होता है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। तो भाई 7 का जो क्यूब रूट होएगा वो 2 से जस्ट पहले होएगा यहाँ पर। ठीक है, जस्ट पहले होएगा, इससे पहले। तो एग्जैक्टली ऐसे ही बात है 63 की। यहाँ पर तो ये बिल्कुल आसपास मिल गए नंबर, अदरवाइज ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती इन चीज़ों के लिए, ये आपको क्लियर होने चाहिए कि भाई क्यूब रूट ऑफ 64 जो है एग्जैक्टली 4 पर है, तो क्यूब रूट ऑफ 63 जो है वो इससे थोड़ी सी पहले होगी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं देखो, अब मैं क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू इनकी वैल्यूज लिखूंगा कि भाई मेरे को किस चीज़ की गारंटी है कि मिनिमम ये कितना है, किस चीज़ की गारंटी है कि इतना है ही है। तो देखो सबसे पहले इसको देखता हूं मैं, क्यूब रूट 7, या फिर इसी को देख लेते हैं ऑर्डर में। क्यूब रूट 26 को देखते हैं। तो देखो ये क्यूब रूट 26 जो है ये गारंटी है ना, 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। क्यूब रूट 27 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है। तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इनकी मिनिमम वैल्यू की मिनिमम कितनी वैल्यू होएगी ही होएगी, जिससे ये जो चीज़ है ये बड़ी ही बड़ी होएगी। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, इंटीजर देख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि भाई ये 2 से तो बड़ा है ही है, इतनी तो गारंटी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू इंटीजर में 2 तो है ही है, इसकी गारंटी है। और ये भी हमें पता है 3 नहीं है, 3 से छोटा है। ठीक है, और एग्जैक्टली ऐसे ही रूट 7 के बारे में आप बोलोगे तो आप ये बोलोगे कि 1 तो है ही, इसकी वैल्यू 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो 1 तो है ही। ठीक है, देन क्यूब रूट ऑफ 63 ये एटलीस्ट 3 तो है, 3 से पक्का बड़ा है, ऐसी आप गारंटी ले सकते हो। 4 से थोड़ा सा छोटा है तो 3। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है 3 और 2 5 और 1 6। ये जो क्यूब रूट ऑफ ए है ये दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6, ये 6 से पक्का बड़ा है। और अब आप दोनों तरफ क्यूब करोगे इस क्यूब रूट को हटाने के लिए, तो यहाँ से तो क्यूब रूट हट जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब 216। तो ए इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 216। ए जो है वो पक्का 216 से बड़ी है, इतनी हम गारंटी ले सकते हैं। चलो भाई इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। देखो अब की बार हम देखते हैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू। अब की बार हमने देखी कि मिनिमम इतनी इतनी तो है ही, अब की बार हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू नहीं देख रहा, ये तो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है कि ये डेफिनेटली किस चीज़ से छोटा है। पहले मैंने क्या देखा कि ये जो क्यूब रूट ऑफ ए है ये इस जगह से डेफिनेटली बड़ा है,
वो चीज़ है भाई ए के लिए 216। अब मैं देख रहा हूँ कि आउटर इसकी बाउंड्री मेरे को कौन सी पता है, जो मेरे को पता है कि डेफिनेटली इससे छोटा है, तो देखो अब वो वाली वैल्यूज यूज करेंगे कि भाई ये जो मामला है ये पक्का छोटा है किससे, तो क्यूब रूट ऑफ 26 ये जो यहाँ पर है ये गारंटीड 3 से छोटा है ना, क्यूब रूट ऑफ 26 3 से थोड़ा सा छोटा है, तो पक्का पता है ये 3 से छोटा है ना, सबसे छोटा इंटीजर जिसके बारे में पता है कि ये 3 से थोड़ा सा छोटा है। ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ 7 ये जो है ये हमें पक्का पता है कि 2 से छोटा है, सिमिलरली ये 4 से छोटा है क्यूब रूट ऑफ 63, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो मामला है ये 9 से छोटा है, और दोनों तरफ अगर हम क्यूब करें तो ये तो हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज लेस देन 729। तो ए जो है ना भाई वो 216 से तो बड़ा है, गारंटी है ए जो है, और वो 729 से छोटा है, ये गारंटी है। तो देखो सबसे पहला वाला ऑप्शन ए इज लेस देन 729 बट ए इज ग्रेटर देन 216, तो ये वाला यूज होएगा ऑप्शन ए। और मैंने डिटेल में क्यों बताया है, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज बेसिक बात है, और ताकि आप अभी के अभी इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप्लाई कर पाएं। तो ये लो भाई एक बार अप्लाई करके देखो इसको, तो ए की वैल्यू ये है, तो आपको कैसे पता चलेगा, वो पिछले वाला काम करना है, ऑप्शंस की शक्ल देखकर पता लगेगा, अच्छा यार ए इज लेस देन दिस ग्रेटर देन दिस, तो ये बताना किससे बड़ा है छोटा है किसके बराबर है नहीं है। तो चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, और क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करो। जब आप इसको ऊपर भेजोगे, अब रैशनलाइजेशन किया है ना पिछले कंसेप्ट लेक्चर में, तो सीधा दिख रहा है 2 + √3 है, और इसको जब आप ऊपर भेजोगे तो सीधा दिखना चाहिए कि भाई 3 - √8, और इन दोनों के जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 1 है, इसलिए मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ स्क्वायर के डिफरेंस से। ऐसे ही अगला आपको दिख रहा होगा, ये मैंने माइनस लगा दिया प्लस, ठीक है, अगला आपको दिख रहा होगा 4 + √15, तो a इज इक्वल टू 2 और 3 5 और 4 9, 9 + √3 + √8 + √15, ठीक है भाई। तो a के बारे में हमें ये चीज़ पता लग गया, क्लियर है। तो एक चीज़ तो हमें पता लग गई कि a इज़ नॉट इक्वल टू 9, ये पता लग गई ना आपको। अब बाकी चीज़ें देखते हैं, देखो तो भाई देखो अब मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख रहा हूँ कि क्या हो सकती है। तो एक बार नंबर लाइन से आपको समझा दूँ कि देखो जो √4 होता है वो हमें पता है 2 पे होता है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्या है √3, तो वो 2 से पहला होएगा, 2 से थोड़ा सा पहले होएगा। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ इसकी कि भाई किस चीज़ से पक्का कम है, तो ए पक्का कम है किससे, 9 प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, कि भाई 2 मैं यूज कर रहा हूँ, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यूज कर रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि 2 जो इंटीजर है उससे पक्का कम है, गारंटेड पक्का पता है ना कम है, जी हाँ। तो इसकी मैं मैक्सिमम आउटर मोस्ट लिमिट निकाल रहा हूँ कि बड़ी से बड़ी वाली लिमिट कि इस चीज़ से पक्का कम है। ऐसे ही जो 3 है उसको हम लिखते हैं भाई √9, तो ये जो √8 है ये गारंटीड है कि भाई ये 3 से छोटा होएगा, गारंटीड है। तो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 3 लेस देन यूज कर रहा हूँ ना कि पक्का 3 से छोटा है ये, देन प्लस। अब आपको 15 का भी पता है कि 4 को √16 लिखते हैं और √15 जो है वो पक्का 4 से कम है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 9 18, तो ए गारंटीड कम है। मैंने थोड़ी थोड़ी बड़ी वैल्यूज इनके लिए ली हैं, तो ए गारंटीड कम है 18 से, तो आपको ये पहले वाला ऑप्शन सूट करेगा कि ए इज लेस देन 18 बट ए इज नॉट इक्वल टू 9, तो ए 9 के इक्वल तो नहीं है, ये तो गारंटीड है क्योंकि 9 प्लस समथिंग है, 9 के प्लस में कई सारी चीज़ें तब जाके ए आ रहा है, तो a is not equal to 9 and a is less than 18. द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में रिसेंटली आ रहे हैं तो इसलिए मैंने लिए हैं। तो देखो अभी, तो भाई इनमें से बड़े से बड़ा बताना है, तो ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, इनमें कुछ करना नहीं है भाई, इन चीज़ों को सोल्व करना है बस। तो √16 4 होता है और एक के बाद पॉइंट लगाया तो 0.4, और अभी कभी कभी स्टूडेंट को एक गलत फहमी हो जाती है कि भाई 0.16 और 0.4 में 0.16 बड़ा है, तो उस वक्त क्या करो, अगर आपको ये गलत फहमी हो रही है तो यहाँ पर 2 है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी 2 कर लो, तो तब आपको पता चलेगा कि ये 0.40 है। ऐसे तो आप इसको 0.400 भी बना दोगे, 0.4000 भी बना दोगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ डिजिट सेम कर लो, जीरो लगाने से वैल्यू पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो आप कंपेयर कर पाओगे कि पॉइंट के बाद 40 है और पॉइंट के बाद 16 है, यानी कि अब तक ये बड़ा है। अब आगे आप देखो 16 का स्क्वायर 256 है, और यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर कर दिया तो डबल के बाद होएगा, यानी कि 1 2 3 4, तो ये तो बिल्कुल छोटा हो गया, 0.0 से स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी छोटा हो गया, और यहाँ पर है 0.04,
तो भाई सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, ये 0.40। ठीक है, अगर आपको इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर 4 के बाद है ना पॉइंट, तो 2 जीरो लगाओ, ये 0.4000 है, ये 0.0256 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना ये दूसरे वाला, इससे आया है ना ये, तो दैट इज ऑप्शन बी, ग्रेटेस्ट। तो एक बार ये सारे अभी लगे हाथ ये देखने आए ही हो तो आगे कई सारे क्वेश्चन कर लो, ये करो फिर पॉज करके। तो भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर हमने निकालना है लीस्ट, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा 0.25, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.7, तो 0.70 लिख लो, 2 पॉइंट्स तक, 2 प्लेसेस तक लिख लो, 2 डिजिट। ठीक है, इसका क्यूब रूट आ जाएगा जी 0.2, एक के बाद पॉइंट होएगा क्योंकि क्यूब रूट करेंगे तो 3 के बाद है तो 1 के बाद होएगा, तो फिर एक और जीरो लगा लो, और यहाँ पर आ गया 0.23। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, सबसे छोटा, तो ये आपको दिख रहा है सबसे छोटा 20, 23, 25, 70। ठीक है, तो हेयर द आंसर इज ये क्यूब रूट ऑफ 0.008, दैट इज ऑप्शन सी, द ग्रेटेस्ट अमंग दीज नंबर्स। तो इनमें सबसे बड़ा, तो देखो भाई ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपना 0.3, 9 का क्यूब रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये आ जाएगा 0.4, क्यूब रूट 4 आएगा और यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद लगाएंगे, ये है अपना 0.5 पहले ही गिवन है, और 3/5 को जब आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे 2/2 से गुणा कर दो तो 6/10 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट से, और वैसे भी परसेंटेज में आपको 3/5 60% दिखा होगा पॉइंट से। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट उसने पूछा है, तो यहाँ पर ये वाला है, और ये कहाँ से आया है 3/5 से, दैट मीन्स आंसर क्या है, ऑप्शन डी। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज इज, तो इनका असेंडिंग ऑर्डर, तो चलो भाई लिख लेते हैं चीज़ें फिर। तो सबसे पहले इस वाली लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या आया, तो यहाँ पर इसके कारण आया भाई पावर है 0.5, यानी कि पावर आधी है, यानी कि स्क्वायर रूट है, पावर आधी है, तो भाई 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर हम 1 के बाद लगा देंगे, तो 1.7 आ गया सबसे पहले वाली चीज़ का, इसका। ठीक है, मैं इनको नंबर मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर उसके बाद ये दूसरे वाली चीज़ है, ये क्या है, 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25, 0.25, और 2 में से इसको घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1.75, तो ये हो गया 1.75। तो भाई यहाँ पर एक जीरो लगा लो ताकि आप कंपेयर कर पाओ, 1.70, 1.75। ठीक है, ये दूसरे वाला हो गया। फिर तीसरे वाला देख लेते हैं भाई, क्यूब रूट 3 मैंने याद करने के लिए बोला था 1.732, तो 2 प्लेसेस तक लिख लो, एनएफ है। ठीक है, 1.73, और उसके बाद ये, तो ये तो भाई 0.20 हो जाएगा फिर। ठीक है, 0.2 है इसका आंसर, उसके बाद मैंने जीरो लगा लिया ताकि 2 प्लेसेस तक मैं कंपेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पर तो सबसे छोटा ये 4 नंबर वाला है, ये सबसे छोटा है, देखो ये तो 1 पॉइंट समथिंग है सारे, ये 0.20 है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, असेंडिंग बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले ये क्यूब रूट ऑफ 0.008 आएगा। तो भाई यहाँ पर ए गया और डी गया, यहाँ पर सबसे पहले ये है, उसके बाद कौन सा आएगा ये देखते हैं, तो उसके बाद सबसे छोटा ये है भाई, ये तो 1.7375 है, 1.70, यानी कि सबसे पहले ये था अपना। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बढ़ते क्रम में लिखा है, तो तब होएगा अपना ये वाला भाई 2.89, तो सिर्फ ऑप्शन बी हो गया यहाँ पर, ये वाला। उसके बाद अपना ये वाला आएगा, उसके बाद अपना ये वाला आएगा, दूसरे नंबर वाला। ठीक है, वही है ना, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो भाई ये और देखो 2017 मेंस में आ जाए क्वेश्चन, बिल्कुल कॉमन सेंस का, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करोगे हो जाएगा। तो देखो, और इसके लिए तो आप फीलिंग पर भी जा सकते हो कि आपको फील होती है, इतनी चीजें तो फील होंगी। देखो 33 की पावर 3 ग्रेटर देन 3 की पावर 33, तो देखो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि 33 मतलब जो फीलिंग है कि 33 की पावर 3 है ना भाई, 3 इंटू 33 इंटू 33 इंटू 33, एक तो ये हो और एक राइट साइड पर 33 बार 3 लिखे हो, 33 बार 3, तो देखो जब 3 को आप 4 बार लिख देते हो ना, 4 बार, तो 81 बन जाता है। अगले 4 बार का जोड़ा उठाओगे तो फिर 81 बन जाएगा, अगले 4 बार का जोड़ा उठाओगे, पता नहीं कितने 81 पड़े हैं इसके अंदर। 4 से आप इसको डिवाइड करो, 4 8 32, तो इसके अंदर 8 ग्रुप बन जाएंगे 4 4 के, मतलब 8 बार 81 इंटू 81, तो इसकी तो कोई औकात ही नहीं है उस चीज़ के सामने। इसलिए मैं बोल रहा था आपको फील भी हो जाएगा, मेरे को तो सीधा शक्ल देख के पता लगा कि भाई नहीं बहुत छोटा है ये तो उससे। तो एक तो इस वजह से कर सकते हो कि भाई वो तो बहुत बड़ा है इससे, या फिर दूसरा
अगर ये अपना सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला वे यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसको आप ऐसे कर लो, इसकी पावर 33 को आप ब्रेक कर लो, 3 की पावर 11 की पावर 3, 11 3 33 और 33 की पावर 3। तो अब दोनों तरफ आप पावर्स को काट सकते हो ना, ऐसे 3 और 3 कंपेयर ही कर रहे हैं। तो अब आपको पता लग गया कि भाई 3 की 11 के आगे कोई औकात नहीं है 33 की। 3 की पावर 5 क्या होती है, 3 की पावर 5 होती है 243, मतलब ये बहुत बड़ा है इससे। तो पहले वाली चीज़ तो गलत बता दी एग्जामिनर ने। अब नीचे वाली चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर 333, तो देखो 333 की क्या बिसात है, 3 की पावर 3 की पावर 3 के आगे। 3 की पावर 3 क्या होती है, 3 की पावर 3 होती है मेरे भाई 27। तो 27 का क्यूब, 27 का तो स्क्वायर भी कितना होता है 729, 27 का स्क्वायर भी 729 है, इससे बड़ा है। तो 27 का क्यूब तो इससे काफ़ी बड़ा होएगा। तो यहाँ पर फिर से ये वाली बात उसने गलत कह दी एग्जामिनर ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नीदर 1 नॉर 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो भाई बिल्कुल सिंपल है, बस हमें स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो रूट 36 यहाँ से निकलेगा जी 6, तो 250 और 6 256, 256 का स्क्वायर रूट वो हो जाएगा जी 16। तो 1280 और 16 1296, तो 1296 आपको याद करने के लिए बोला था। ये एक तो 6 की पावर 4 है, और फिर मैंने क्या बोला था कि 36 के स्क्वायर के फॉर्म में भी बहुत बार यूज होता है, याद करो मैंने बोला है इसी चैप्टर के अंदर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 36, तो 540 और 36 ये हो जाएगा 576। तो 576 का क्यूब स्क्वायर रूट दैट इज 24। तो यहाँ से निकलेगा 24, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 4624। और अब आप डायरेक्टली ये आंसर लगा सकते हो। इसके बाद कैसे, देखो आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा फिर मज़ा आ जाएगा। तो 4624 हो गया, तो हमने सोल्व करना है 4624 देखते ही। और आपके एग्जाम में क्या होता है, आपके एग्जाम में ऐसे नहीं बोलता ना एग्जामिनर, प्रूव इट बाय पाइथागोरस, डू इट बाय दिस, 5 नंबर के क्वेश्चन होते नहीं, हमें आंसर पर टिक करना है। एग्जामिनर बोलता है कैसे भी करके कर दो, कैसे भी करके कर दो, बस आप आंसर पर टिक कर दो, मैं नंबर दे दूंगा। तो देखो इसीलिए ये कंसेप्ट काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं। हमारे सामने जो ऑप्शन दिया होता है ना, तो ये वाला जो मैं बताऊंगा बहुत यूजफुल है। तो ध्यान से सुनो कि दुनिया में जितने भी आपके सामने नंबर हैं, दुनिया में 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक है, उन सारे नंबर्स के एंड के 2 डिजिट के बारे में एक बात बोल सकता हूँ मैं। क्या बोल सकता हूँ, देखो अगर आप यहाँ पर ये लिखते हो ना कि 1 का स्क्वायर 1, तो इसको 0 1 2 डिजिट तक लिख दो, क्योंकि मैं 2 डिजिट का कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ऐसे ही हम चले गए 25 तक के स्क्वायर्स में। खासियत है 25 का स्क्वायर 625, फिर से एंड के जो डिजिट आ गए स्क्वायर के एंड में 625 है ना, 25 आ गए। हमें सिर्फ एंड के 2 डिजिट से मतलब है, ठीक है। जैसे 24 का स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर है भाई 576, तो ये हो गए 76। क्लियर है? तो देखो आपको जो कंसेप्ट मैंने बताना था वो ये है कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं उन सब के अगर आप एंड के 2 डिजिट चेक करोगे, उन सब के एंड के 2 डिजिट, तो वो सारे 1 से 25 तक जितने भी 2 डिजिट आ गए हैं ना, 1 से 25 तक जितने भी 2 डिजिट आ गए हैं उनसे अलग नहीं हो सकते। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर के एंड में जो 2 डिजिट आ सकते हैं, जो 2 डिजिट आ सकते हैं वो 1 से 25 तक आ चुके, इसके अलावा एंड के 2 डिजिट का और कोई चॉइस नहीं है। और कोई चॉइस मतलब और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। जो 1 से 25 तक आ चुके वो आ चुके। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगर मैं आपको एक आधा एग्जांपल दूं कि भाई कोई नंबर है कि 7 8 5 6 3 9 5 4 3 7, इसको कितना भी बड़ा कर लो 8 5 3 9 7 2। अब मैं बोलूं कि भाई क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, चाहे इसके आगे आप और भी कई सारी चीज़ें लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगा लो। तो सिर्फ एंड के 2 डिजिट चेक करो 72। क्या 1 से लेकर 25 तक कोई ऐसा नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर के एंड में 72 आता हो? तो ऐसा तो कोई है नहीं भाई जिसके एंड में 72 आता हो। तो यहाँ से आप गारंटी से कह सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हो ही नहीं सकता इसके पहले कुछ भी हो। क्योंकि कोई भी नंबर, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर है, उसके एंड के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से 25 तक आ चुके हैं 2 डिजिट की फॉर्म में, उसके अलावा नहीं हो सकते। तो एक तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। और हाँ, यहाँ पर अगर आप 76 कर दोगे कि 76, तो उसका मतलब तब आप गारंटी नहीं ले सकते कि ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जरूरी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं,
तो भाई आप 76 के पहले कुछ भी लिख दोगे, बोलोगे परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो गारंटी नहीं है। 76 जिसके एंड में है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर एंड में 72 आ गया तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ भी बना लो ये नहीं होगा, ये मतलब है। तो एक तो ये कंसेप्ट आपको बताना है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप अपने दोस्त को ये बोल सकते हो कि दुनिया का कोई भी नंबर मेरे को बता दे, आप उसको 1 सेकंड के अंदर उसके लास्ट के 2 डिजिट बता दोगे, उसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट। कैसे? आपको पैटर्न बताता हूँ। तो एक बात तो आपको पता चल गई कि 1 से 25 तक वाले जो नंबर हैं उन्हीं के एंड के 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो 1 से 25 तक के स्क्वायर तो आपको याद है? जी हाँ याद है। अब देखो, ध्यान से देखो, अपने पास एक पैटर्न है, बेस मेथड के कारण ये आया है। 50, 100, 150, 200, 250 एंड सो ऑन। समझ गए ना? 50 की टेबल चल रही है एंड सो ऑन। तो देखो भाई अब ध्यान से कि 50 से अगर कोई नंबर 3 कम है तो उसके स्क्वायर्स के एंड के 2 डिजिट 3 का स्क्वायर 0 न होंगे। 50 से अगर कोई नंबर 3 ज़्यादा है 53, तो उसके स्क्वायर का एंड का 2 डिजिट 0 न होगा। अगर 50 से कोई नंबर 16 ज़्यादा है तो 16 के स्क्वायर के एंड में क्या होता है? 256 होता है, 56, तो उसके एंड में पक्का 56 आएगा। ऐसे ही अगर आपका दोस्त बोलता है कि भाई मेरे को आप बताओ 174 के एंड में 2 डिजिट क्या होंगे 174 के स्क्वायर के, तो आप देखोगे कि 150 से 24 ज़्यादा है, तो 24 के स्क्वायर के एंड में क्या आता है? 76, तो 174 के स्क्वायर के एंड में 76 आएगा, गारंटीड, कोई रोक ही नहीं सकता। तो ऐसे ही मैंने इसको देखकर कैसे बताया था। देखो, अगर कोई आपसे ये भी पूछता है कि भाई 232, ठीक है, किसी बंदे ने आपको बोला कि भाई 232 का दिखाओ कि एंड के 2 डिजिट, 232 के स्क्वायर के एंड के 2 डिजिट क्या होंगे, तो आप देखोगे 200 के पास है या 250 के पास। तो 225 से बड़ा है ना, ये 250 के पास है। अगर मान लो यहाँ पर 225 है तो ये यहाँ पर 250 के पास है, तो 250 से कितना कम है? 250 से 18 कम है, 18 कम है। तो 18 के स्क्वायर में क्या आता है? 18 का स्क्वायर होता है 324, तो इसके एंड के 2 डिजिट पक्का 24 होंगे, ठीक है। तो किसी भी नंबर को, अब देखा इस 18 को लेकर ये मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर आपको ये देखना है कि दुनिया में कितने नंबर हैं जिनके स्क्वायर के एंड में 24 आता है, जिनके स्क्वायर के एंड में 24 आता है, ठीक है, तो दुनिया में कितने नंबर हैं? ये तो भाई इनफाइनाइट है ऐसे नंबर तो, लेकिन वो कहाँ कहाँ पर आते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहला ऐसा नंबर दुनिया का जिसके स्क्वायर के एंड में 24 आता है, वो आता है 0 से 18 आगे। 18 के एंड में 18 का स्क्वायर होता है 324, 0 से 18 आगे। दूसरी बार आएगा 50 से 18 पहले, फिर आएगा 50 से 18 आगे, फिर आएगा 100 से 18 पहले, फिर आएगा 100 से 18 आगे। समझ में आ गया पैटर्न? फिर आएगा 150 से 18 पहले, फिर 150 से 18 बाद में। बस यहीं पर वो नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनके स्क्वायर के एंड में 24 है। तो जैसे ही मैंने देखा 4624, तो मुझे पता लग गया कि 18 ये जो नंबर है ये 50, 100, 150 कहीं ना कहीं 18 ज़्यादा या कम होगा। फिर मैंने देखा 68, 50 से 18 ज़्यादा, और कोई नंबर ऐसा है नहीं, तो 68। तो समझ में आ गई? अगर एंड के 2 डिजिट आपको पता लग जाते हैं तो भी आप सीधा ऐसे अंदाज़ा मार सकते हो। यहाँ पर हमारे पास तो ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शंस होते हैं, तो इस एग्जाम में तो इस चीज़ का फायदा होगा ही होगा। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। सिंप्लीफाई दिस। तो भाई यहाँ पर अब हम क्या करें? या तो पहले ही 3 से आप इनको ऐसे काट सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऊपर कॉमन ले लो। 3 की पावर 49 हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बच गया 3 की पावर 1, और यहाँ पर बच गई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 3 से यहाँ पर 1 3 काटेंगे तो 3 की पावर बच जाएगी 48, और 9 और 3 12 और 1 13। तो यहाँ पर ये हो गया भाई 13 इंटू 3 की पावर 48, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, याद है आपको? 5, 12 और 13 अगर एक बार भी ज्योमेट्री की है तो ये आपको याद होंगे, और अगर एक बार भी ज्योमेट्री नहीं की है तो शायद नहीं होंगे। फिर एक बार जब ज्योमेट्री कर लोगे फिर इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो आप सीधा ऐसे बोला करोगे 5, 12 और 13 को देखकर कि भाई 5, 12, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इजिकल टू 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि रूट एक्स इजिकल टू 2, देयरफॉर एक्स इजिकल टू 4। तो ज्योमेट्री करने के बाद जब आपको ये पता लग जाए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये तरीका है। अदरवाइज यहाँ पर क्या तरीका है कि प्लस के लिए कोई हम ऐसे बना नहीं सकते कोई ऐसे फॉर्मूला, तो भाई यहाँ पर फिर आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे।
बेस्ट वे इज ऑप्शन चेक करो। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन तो चेक नहीं करेंगे, इतने समझदार तो आप हैं। फ्रैक्शन वाला क्यों करेंगे जब बाकी इस तरह के इंटीजर वाले पड़े हैं, पहले उन्हीं को कर लेंगे, उन्हीं को करके मना कर देंगे कि ये नहीं है। अगर ये वाला आंसर हुआ तो इसको नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात, ये मतलब पावर में फ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं। तो जब आपने x की जगह 4 रखा तो 5 की पावर 2 प्लस 12 की पावर 2, तो जब आपने इसको जोड़ा 25 प्लस 144 तो ये बन गया जी 169। और ऐसे ही जब आपने यहाँ पर रखा इक्वल टू 13 की पावर 2, ये भी 169, तो सेटिस्फाई कर गया ना ऑप्शन बी। तो आंसर ऑप्शन बी है। तो भाई यहाँ पर अब आप क्या करोगे, देखो क्यूब रूट है, क्यूब रूट का क्या मतलब होता है कि 3 की जगह 1 बाहर निकालना है। तो देखो 2, अदरवाइज तो आप देख सकते हो कि ये 2 की पावर 5 है कि अंदर 5 2 पड़े हैं, 1 2 3 4 और 5, और 3 की जगह हमने 1 बाहर निकालना है। तो इन 3 2 की जगह हमने 1 2 बाहर निकाला, तो बाहर चला गया 1 2, और ये 3 2 यहाँ से गायब। तो अंदर क्या बच गया, 2 दूनी 4। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 दूनी 4, 4 क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस ये क्या है, ये है 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस, अब ये 500 क्या है, ये 500 देखते ही आपको पता लग रहा है। देखो एक तो यहाँ पर 5 है, और जीरो का मतलब होता है 10, यानी कि 5 इंटू 2 है। इस जीरो का क्या मतलब है, फिर से 10, हर एक जीरो का मतलब ही 10 होता है, ठीक है। इसका मतलब भी 5 इंटू 2 है। तो 3 5 जब बाहर निकलेंगे, ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर है, जब 3 5 बाहर निकलेंगे तो बाहर हो जाएगा एक 5, और अंदर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट है ये, क्यूब रूट ऑफ 2 दूनी 4। तो भाई देखो क्यूब रूट ऑफ 4 कितनी बार, 4 बार, फिर 3 बार, फिर 5 बार। इनका कोएफिशिएंट क्यूब रूट ऑफ 4 है तीनों का। तो 5 और 4 9, 9 में से 3 गए 6, तो ये हो गया 6 क्यूब रूट ऑफ 4, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये भी। x इज इक्वल टू 0.5, वाई इज इक्वल टू 0.2, तो हमने इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 इंटू, अब भाई यहाँ पर y की वैल्यू पुट करोगे और क्या करोगे, तो यहाँ पर करोगे 3 इंटू 0.2, तो ये क्या हो गया 0.6, यहाँ पर भी 0.6 है ना। और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है x, और x का मतलब है 0.5 यानी कि हाफ। हाफ का क्या मतलब होता है, हाफ पावर का यानी कि स्क्वायर रूट। तो भाई स्क्वायर रूट 0.6 इंटू स्क्वायर रूट 0.6 इज इक्वल टू 0.6, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसको तो आप देख के भी कर सकते थे, अगर देख देख के वैल्यू पुट कर देना, सिर्फ मतलब कि बिना लिखे। तो भाई दैट्स इट। अब मैं आपको मिलता हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर।